हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी का है, पतली सी पुस्तक है, उस पर बात करेंगे। भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार के बारे में प्रताप नारायण मिश्र हैं। और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर वीडियो मिलती रहे टाइम पर। ठीक है, चलिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र 1856-1894। प्रताप नारायण मिश्र को भी केवल 38 वर्ष की आयु मिली थी। वे अत्यंत विनोदी जीव थे। वे ब्राह्मण नामक पत्रिका निकाले थे। इम्पोर्टेंट है, ब्राह्मण नामक पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र निकाले थे। उनका मनमौजीपन उनकी रचनाओं विशेषता निबंधों में दिखाई पड़ता है। उन्होंने कुछ निबंध गंभीर ढंग से भी लिखे हैं। उन्होंने कल्य, कौतुक, रूपक तथा संगीत शाकुंतल, भारत दुर्दशा, हठी अमीर, गोसंकट, कलि प्रभाव, जुआरी, खुआरी नाटक लिखे। उन्होंने दैनिक जीवन की घटनाओं पर और नए फैशन पर अनेक कविताएं लिखी। उनकी कविताओं का महत्वपूर्ण अंश वह है जिसमें उन्होंने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का नए बोध के साथ चित्रण किया है। कविताओं के लिए आल्हा, लावनी जैसी लोक प्रचलित काव्य शैलियों का उपयोग किया है। प्रताप नारायण मिश्र ने आल्हा, लावनी जैसी लोक प्रचलित शैलियों का भी प्रयोग किया है। ये पुस्तक पतली सी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक। इसमें बस शॉर्टकट में इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, तो इसको जरूर से आप पढ़िए। ठीक है, चलिए, अगले कवि हैं बालकृष्ण भट्ट 1844-1914। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक पत्र निकाले थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिंदी प्रदीप पूछा जाता है, किसने निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने। वे निबंधकार, समीक्षक और नाटककार थे। उन्होंने कलि, राज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, चंद्रसेन आदि की रचना की। भट्ट जी ने कुछ बंगला नाटकों का हिंदी में भी अनुवाद किया। अगले कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जिनका परीक्षा में पूछा ही जाता है, हर परीक्षा में। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ टीजीटी पीजीटी के लिए, हर परीक्षा के लिए ये पुस्तक महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1800, चाहे वो यूजीसी नेट हो, DSSB हो, कुछ भी हो, LT GRC, सब में पूछा जाता है। ठीक है, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855-1922। प्रेमघन जी काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु को अपना आदर्श मानते थे। एक कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। ये आनंद कादम्बरी नाम की पत्रिका निकाले थे। बाद में उन्होंने नागरी नीरद नामक पत्र भी निकाला। प्रेमघन ने आनंद कादम्बरी नामक पत्रिका किसका है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बाद में उन्होंने नागरी नीरद नामक पत्र भी निकाला। प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। भारत सौभाग्य तथा प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के नाटक हैं भारत सौभाग्य तथा प्रयाग रामागमन, उनके प्रसिद्ध नाटक है। प्रेमघन ने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा, इम्पोर्टेंट है, जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। यहीं से तो क्वेश्चन बनता है। लोग सोचते हैं कि किताब कौन पढ़े, लेकिन इसी से क्वेश्चन बीच से ही बनता है। जब इसके अंदर की आप पढ़े रहेंगे तभी ना उसका आंसर दे पाएंगे, नहीं तो फिर सिर्फ क्वेश्चन आंसर वन लाइनर पढ़ने से नहीं कुछ होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे भारत सौभाग्य तथा प्रयाग रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक है। पूछ लेगा भारत सौभाग्य नाटक किसका है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और यहाँ से एक क्वेश्चन देखिए, जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा।
जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण। यहाँ पे पूछा जाएगा कि जीर्ण जनपद नामक काव्य किसका है? वेमघन का है। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन और तैयार हो रहा है कि इसका चित्रण जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण हुआ है। किसका चित्रण है? ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय युग के अन्य उल्लेखनीय साहित्यकारों में लाला श्रीनिवास दास 1851-1887, ठाकुर जगमोहन सिंह 1857-1899, पंडित राधाचरण गोस्वामी 1858-1925 आदि प्रमुख हैं। भारतेंदु चेतना का विकास। भारतेंदुगीन चेतना का विकास 1900 से 1920 द्विवेदी युग। भारतेंदु एवं उनके समान धर्म रचनाकारों द्वारा हिंदी साहित्य में जिस आधुनिकता का प्रवर्तन हुआ उसके प्रभाव से काव्य भाषा गद्योन्मुख हो रही थी। यद्यपि वह ब्रज भाषा ही बनी हुई थी। पुराने काव्य रूपों का पुनः प्रचलन और नए काव्य रूपों का प्रारंभ हो रहा था। गद्य पहली बार साहित्य का प्रधान माध्यम बन रहा था और साथ ही साथ कविता की भाषा में भी गद्य की ओर झुक रही थी। मुगल साम्राज्य के अंतिम दिनों में असुरक्षा के कारण व्यापारी, शायर, कलावंत आदि उत्तर भारत में फैल गए थे। दक्षिण भारत में हिंदी का हिंदवी ने मोहम्मद तुगलक के समय से ही जड़ पकड़ ली थी। इस प्रकार खड़ी बोली हिंदी लगभग समूचे भारत और विशेषतः उत्तर भारत की सामान्य बोलचाल की संपर्क भाषा बन गई थी। आगे है आधुनिक साहित्य की लोकान्मुखता एवं यथार्थ बोध का आग्रह था कि सामान्य बोलचाल की भाषा अर्थात खड़ी बोली काव्य भाषा हो। ब्रज भाषा काव्य की सुदीर्घ कालीन परंपरा थी। काव्य रसिकों में परंपरागत संस्कार थे, अतः ब्रज भाषा के समर्थकों ने खड़ी बोली में काव्य रचना का विरोध किया। ब्रज भाषा पिछले लगभग 200 वर्षों से प्रधानतः नायिका भेद, नक्शिक वर्णन एवं दरबारी काव्य की भाषा बनी हुई थी। 1900 से प्रारंभ होने वाली साहित्यिक प्रवृत्ति रीतिकालीन दरबारीपन के विरोध में थी। हिंदी साहित्य प्रधानता उस राष्ट्रीय स्वाधीन चेतना का सहचर बन गया था जो साम्राज्यवाद के साथ सामंतवाद का भी विरोध कर रहा था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में भारत में दूरगामी परिवर्तन हो रहे थे। देशी पूंजीवाद विदेशी साम्राज्यवाद की बाधाओं के बावजूद उदित हो चुका था। तिलक की गिरफ्तारी पर यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी पर बंबई के मजदूरों ने हड़ताल की। 1907 में सरस्वती में हड़ताल पर एक लेख छपा। 1907 में सरस्वती में हड़ताल पर एक लेख छपा। 1904 में एशिया के देश जापान ने जब यूरोप के जार शासित रूस को लड़ाई में पराजित किया तो भारत में उत्साह का संचार हुआ। 1913 में रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला। इम्पोर्टेंट है, सॉरी। इसी समय तिलक ने स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, तिलक ने स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है नारा दिया। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। पूछा जाता है ये क्वेश्चन। यह चेतना पूरे देश में व्याप्त हो गई। तिलक ने गीता रहस्य में महान भारतीय ग्रंथ गीता को कर्मयोग का प्रतिपादक ग्रंथ बताया। तिलक की इस पुस्तक का भारतीय मानस पर गहरा एवं व्यापक प्रभाव पड़ा। आगे चलकर रामचंद्र शुक्ल ने जिस कर्म सौंदर्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया वह इसी कर्मयोग से संबंधित है।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक 1908 में प्रकाशित की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक 1908 में प्रकाशित की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। संपत्ति शास्त्र के पुस्तक के रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1908 में। जो भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्र प्रस्तुत करती थी। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्यों की गूंज यहाँ सुनाई पड़ रही थी, जिससे हमने स्वाधीन चेतना कहा। उसके निर्माण की प्रक्रिया में इन घटनाओं का योगदान है। तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम हुआ है, आवाज थोड़ा सहने सॉरी उसके लिए, ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य को समझने के लिए इस स्वाधीन चेतना को समझना बहुत उपयोगी है। वस्तुतः इसी शब्द के सहारे हम इस काल की सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक चेतना को समझ सकते हैं। स्वाधीन चेतना का आधार ज्ञान है। भारतीय युग से हिंदी साहित्य की ज्ञान साधना का नया दौर प्रारंभ हुआ। साहित्य में ज्ञान आश्रित बोध एवं विवेक के बूते प्राचीन साहित्य का पुनः परीक्षण प्रारंभ हुआ। प्राचीन साहित्य की प्रशंसा ही नहीं, उसकी आलोचना भी प्रारंभ हुई। समकालीन साहित्य को बोध या विवेक निर्देशित करने लगा। यह निर्देशन भाषा के क्षेत्र में बहुत खुलकर सामने आया। इस कालखंड में नई जानकारियों का संचय, भाषा की व्यवस्था और रीतिवाद का विरोध साहित्यिक सक्रियता के प्रमुख क्षेत्र हैं। इस कालखंड को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा जाता है। वे साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश मानते हैं। इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए और नहीं तो कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा जाता है। वे साहित्य को क्या कहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी? ज्ञान राशि का संचित कोश मानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये वाला कोटेशन पूछा जाता है। ज्ञान राशि का संचित कोश महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है द्विवेदी को। वे भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका को इस व्यवस्थापन का माध्यम बनाया। भारतेंदु युग में गद्य लेखन जोर शोर से शुरू हो गया था, किंतु खड़ी बोली में हिंदी गद्य का स्वरूप नहीं स्पष्ट हुआ। उसमें बोलियों के प्रयोग तथा अरबी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत के भी प्रयोग धड़ल्ले से प्रविष्ट होते थे। इससे हिंदी गद्य की रूपहीन होती थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विभक्तियों, विराम आदि चिन्हों के प्रयोग एवं समानार्थक अनेक रूपों के व्यवहार में उत्पन्न अस्पष्टता को दूर करने का प्रयास किया। रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियां दिखाकर लेखकों को बहुत कुछ सावधान कर दिया। यद्यपि कुछ हठी और अनाड़ी लेखक अपनी भूलों और गलतियों का समर्थन तरह तरह की बातें बनाकर करते रहे हैं, पर अधिकतर लेखकों ने लाभ उठाया और लिखते समय व्याकरण आदि पर पूरा ध्यान रखने लगे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यकता समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। किसका है? रामचंद्र शुक्ल कहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। हिंदी के प्रचार कार्य में वृद्धि होने के साथ साथ भाषा की एकरूपता की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी। प्रचार कार्य और हिंदी पाठकों की वृद्धि।
हिंदी प्रचार का कार्य भारतेंदु ने ही प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने बलिया के एक कॉलेज में हिंदी की उन्नति पर एक पद्य में भाषण दिया था। अदालतों में हिंदी को स्थान दिलाने के प्रयत्न का उल्लेख हो चुका है। अब आवश्यकता ऐसे हिंदी संस्थानों की थी जो स्थायी महत्व की साहित्यिक योजना को कार्यान्वित करें। 1884 में प्रयाग हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा गठित हुई। हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा गठित हुई थी 1884 में प्रयाग में। 1893 में काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई। 1893 काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई। इसके संस्थापक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इसके संस्थापक कौन कौन से थे? तो बाबू श्याम सुंदरदास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव सिंह मुख्य थे। 3 लोग मुख्य थे। आप ऐसे याद कर सकते हैं, श्याम, राम, शिव। ठीक है। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना 1893 में किए थे। श्याम, राम, शिव, ऐसे आप इसको तैयार कर सकते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह। सभा का उद्देश्य नागरी अक्षरों का प्रचार और हिंदी साहित्य को समृद्ध करना घोषित किया। सभा में हिंदी साहित्य की सर्वांगीण उन्नति के लिए जो कार्य किए वे सर्वविदित हैं। प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों की खोज, उत्कृष्ट महत्वपूर्ण साहित्य का प्रकाशन, हिंदी शब्द सागर, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास जैसे ग्रंथों का प्रकाशन नागरी प्रचारी सभा द्वारा हुआ। छापाखानों के कारण पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय भी बन गया। बंगला आदि देशी भाषाओं और अंग्रेजी से अनुदित उपन्यासों, समाचार पत्रों, साहित्यिक पत्रिकाओं आदि को पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही थी। ऐसी स्थिति में भाषा की व्यवस्था का प्रश्न उठना स्वाभाविक था। अंग्रेजी, बंगला, प्रादेशिक बोलियों आदि का प्रभाव खड़ी बोली हिंदी पर विविध रूपों में एक साथ पड़ रहा था। इससे हिंदी के स्वरूप की हानि हो रही थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा में एक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। इस प्रकार उनके हाथों ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति हुई। सरस्वती का संपादन द्विवेदी जी ने 1903 में संभाला था। 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला था। उन्होंने हिंदी पाठकों को उनके अनेक विषयों की जानकारी देना प्रारंभ किया। सरस्वती में जो लेख वे छापते थे उनके विषय विविध होते थे। द्विवेदी जी द्वारा संपादित सरस्वती 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण का विश्वकोश है। वे विविध विषयों के विद्वानों से हिंदी में लेख लिखवाकर छापते थे। द्विवेदी जी शास्त्र और सृजना दोनों पर ध्यान देते थे। द्विवेदी युग के साहित्य में वैचारिकता, इतिवृत्त्यात्मकता एवं गद्यात्मकता की प्रमुख प्रवृत्तियां प्रमुख हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां हैं साहित्य में वैचारिकता, इतिवृत्त्यात्मकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इतिवृत्त्यात्मकता किस युग की प्रवृत्ति है? द्विवेदी। गद्यात्मकता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। संभवतः यही कारण है कि द्विवेदी युग की गद्य विधाओं में निबंध इतना महत्वपूर्ण है। गंभीर लेख निबंधों से बहुत भिन्न है। इनमें वह जीवंतता तो नहीं, किंतु वैचारिक व्यवस्था एवं विश्लेषण की दृष्टि से ये अभूतपूर्व है। निबंध विधा की विशेषता बताते हुए रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संसार की हर एक बात और सब बातों में से संबंध अपने अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी और पर। ये संबंध सूत्र एक दूसरे से ऐसे ही नथे हुए हैं, पत्ते के भीतर की नसों के समान चारों ओर से एक जाल के रूप में फैले हैं। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। निबंध लेखन अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी गई हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। यही
उसकी अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता है। एक ही विषय पर लेखक अपनी अपनी रुचि या दृष्टि के अनुसार भिन्न बातें देखते हैं। इसका कारण मन का भिन्न भिन्न संबंध सूत्रों पर दौड़ना है। इसी से निबंध में लेखक की व्यक्तिगत विशेषता का उद्घाटन सबसे अधिक होता है। आपका मन किस संबंध सूत्र पर दौड़ता है, इससे आपके मन का भी उद्घाटन हो जाता है। इस काल में ही अंग्रेजी के लेखक फ्रांसिस बेकन और मराठी निबंधकार चिपलूणकर के निबंधों का अनुवाद हिंदी में प्रकाशित हुआ। बेकन के निबंधों का अनुवाद द्विवेदी जी ने स्वयं किया था। बेकन के निबंधों का अनुवाद द्विवेदी जी ने स्वयं किया था। इस काल के निबंधकारों में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित माधव प्रसाद मिश्र, बाबू बालमुकुंद गुप्त, बाबू श्याम सुंदर दास एवं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी और अध्यापक पूर्ण सिंह प्रमुख हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल के प्रारंभिक निबंध इसी दौर के हैं। उनका अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध है कविता क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कविता क्या है निबंध रामचंद्र शुक्ल का है। पहल इसी काल 1909 में लिखा गया, यद्यपि इसका संशोधित एवं परिवर्धित रूप उन्होंने बाद में प्रकाशित कराया था। कविता क्या है 1909। इस युग में गंभीर और ललित दोनों प्रकार कविता क्या है से क्वेश्चन नेट में पूछा गया था 1909। दोनों प्रकार के निबंध लिखे गए हैं, किंतु विचारपरक निबंधों का महत्व अधिक है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का तेवर प्रायः सर्वत्र नियामक और व्यवस्थापक है, चाहे वे कवि और कविता पर लिखे जाए, चाहे क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं है जैसे निबंध। महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं है जैसे निबंध। उनके निबंध स्पष्ट होते हैं। उन्होंने कलात्मकता की अपेक्षा अपनी बात को समझा बुझाकर कहने की प्रवृत्ति अधिक है। विरोधी पक्ष का शमन करने के लिए वे विवादात्मक मुद्रा भी अपनाते हैं। वस्तुतः द्विवेदी जी की चिंता विविध विषयों का ज्ञान समेटकर हिंदी पाठकों तक पहुंचा देना है। निबंध लिखते समय भाषागत व्यवस्था का ध्यान भी उनके मस्तिष्क में कम नहीं रहता होगा। उनके समीक्षात्मक निबंधों में उनका समालोचक रूप प्रकट हुआ है। संस्कृत के कवियों पर लिखते समय उन्होंने इस ग्राहिणी क्षमता का भी पता चलता है। अगले कवि हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883-1920। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस युग के अत्यंतम निबंधकार हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस युग के अन्यतम निबंधकार हैं। उनके निबंध संख्या में कम हैं, किंतु उनमें अगाध पांडित्य और आधुनिकता का अपूर्व समन्वय मिलता है। गुलेरी जी अतीत और वर्तमान के सूक्ष्मदर्शी विद्वान रचनाकार थे। वे साहित्य और अन्य सांस्कृतिक चेष्टाओं की गतिशीलता पहचानते थे, इसीलिए उनका दृष्टिकोण समाजशास्त्रीय है। प्राचीन साहित्य का अधिकारी विद्वान होने के कारण उनके निबंधों में प्रसंग गर्भत्व के आधार पर विनोद व्यंग का रंग भी है। उनकी भाषा हिंदी का गद्य का प्रतिमान है। हिंदी गद्य का प्रतिमान है। उनके भाषा शास्त्रीय निबंध भी रोचक और अत्यंत पठनीय है। कछुआ धर्म और मारेसिस मोहि कुंठाव उनके प्रसिद्ध निबंध हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। अगले कवि हैं अध्यापक पूर्ण सिंह 1881-1931। अध्यापक पूर्ण सिंह ने आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम तथा सच्ची वीरता जैसे निबंध लिखे। तीनों ही इम्पोर्टेंट है, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता। इनमें भौतिकता के साथ भावुकता मिलती है। अध्यापक पूर्ण सिंह का मिजाज एक ऐसे आधुनिक सूफी विद्वान का था जो सामान्यतः शांति और मानवीय करुणा में विश्वास करता है। मजदूरी और प्रेम में श्रम का जो सौंदर्य प्रकट किया गया है वह सौंदर्य बोध की आधुनिकता का उदाहरण है। बाबू श्याम सुंदर दास 1875-1945। बाबू श्याम सुंदर दास के निबंध प्रायः विश्वविद्यालय के
विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं, जो उस समय की बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। बाल मुकुंद गुप्त 1865-1907। बाबू बाल मुकुंद गुप्त के निबंध द्विवेदी युगीन निबंधों में अपनी व्यंग्य विनोदपूर्ण शैली और चुहल के कारण विशिष्ट है। द्विवेदी युगीन लेखों में भारतेंदु युगीन लेखों की शैली के सबसे निकट यही है। ये राजनीतिक विषयों का या घटनाओं, कभी कभी किसी मेले त्योहार या और किसी विषय पर शिवशंभु के नाम पर ये शिवशंभु के चिट्ठे लिखते हैं। शिवशंभु के नाम पर शिवशंभु के चिट्ठे लिखते हैं, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों का अपनी समझ के अनुचित व्यवहारों की खबर है। शिवशंभु के चिट्ठे में ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों या अपनी समझ के अनुचित व्यवहारों की खबर लिखते हैं। शिवशंभु के चिट्ठे का लेखक भांग के नशे में होने का मुखौटा पहन लेता था। सच्ची बात कहने के लिए यह रूप परिवर्तन या लीला भाव साहित्यकारों का आजमाया तरीका है। इससे बचाव भी रहता है और व्यंग्य की धार भी पैनी हो जाती है। निबंध द्विवेदी युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गद्य विधा है। उस युग की जिज्ञासा और वैचारिकता पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी और चंद्र शर्मा गुलेरी के निबंधों में रूपांतरित हो गई। द्विवेदी युग के निबंधों का पूर्ण उन्नत रूप हम पंडित रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में पाते हैं। उनके प्रारंभिक निबंध द्विवेदी युग में ही लिखे गए। यहाँ हमने कवियों के बारे में, भारतेंदु युगीन कवियों के बारे में बात कर ली। अब आगे कल यहाँ से बात करेंगे। ठीक है, आपको यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। शुभ रात्रि।